नमस्कार स्टूडेंट। आज मैं डॉक्टर मीनाक्षी नेगी, राजनीति विज्ञान विभाग, पीएनजी पीजी कॉलेज रामनगर नैनीताल से। आज हम राज्य के अंग पाश्चात्य राजनीति विचारकों एवं कौटिल्य के अनुसार के विषय के संबंध में अध्ययन करेंगे। राज्य का अर्थ अरस्तु के अनुसार। अरस्तु को हम राजनीति विज्ञान के पिता के रूप में देखते हैं, क्योंकि राजनीति विज्ञान के बेसिक आधार और जो मूलभूत आधार हैं उनको एक संरचना प्रदान करने का कार्य अरस्तु के द्वारा किया गया। अरस्तु के अनुसार राज्य परिवारों और ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। अर्थात अरस्तु का कहना था कि जब किसी राज्य का निर्माण होता है तो वह केवल एक व्यक्ति द्वारा नहीं होता है। चाहे राजा है तो सबसे पहले किसी व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है, समाज से कई गांव संगठन बनते हैं और सबसे ऊपर फिर राज्य बनता है। तो प्राथमिक इकाई परिवार को माना गया है। और अरस्तु के समय में अरस्तु ने कहा कि जो एक नगर राज्य है उसकी जनसंख्या 5040 तक अधिकतम हो सकती है, क्योंकि उस समय उनका मानना था कि राजा इतनी जनसंख्या किसी राज्य की हो जिससे कि राजा आसानी से उसमें अपना प्रशासन चला सके, लोगों के विकास के लिए कार्य कर सके, आदि आदि कार्य वो कर सके। यूरोपीय चिंतन में राज्य के 4 मूल तत्व बताए गए हैं। पाश्चात्य राजनीति विचारकों ने जो तत्व बताए हैं उसमें सबसे पहले भूभाग। भूभाग मतलब अर्थात हम जब किसी देश की बात हम करते हैं तो सबसे पहले उस देश का मानचित्र हमारे मस्तिष्क में उभर जाता है। अगर हम भारत कहें तो भारत के पड़ोसी देश या भारत का जो मानचित्र है उसका जो भौगोलिक परिदृश्य है वो हमारे मस्तिष्क में उभरता है। तो सबसे पहले किसी भी राज्य के निर्माण के लिए भूभाग का होना आवश्यक है। दूसरा जो तत्व है वह है व्यक्ति या जनसंख्या। किसी भी राज्य में जब लोग या जनसंख्या या व्यक्ति रहते हैं तभी वो राज्य कहलाएगा, वरना पूरे विश्व में कई सारे ऐसे भूखंड हैं जो कि निर्जन हैं तो उसे हम राज्य नहीं कह सकते। तीसरा है शासन या सरकार। तो सबसे जो इसका तत्व है वह है सरकार। 15 अगस्त सन 1947 से पहले भारत ब्रिटिश उपनिवेश था। यहाँ पर भूभाग भी था, जनसंख्या भी निवास करती थी, सरकार भी थी, शासन भी चलाया जाता है, लेकिन भारत पूर्ण राज्य उस समय तक नहीं था, क्योंकि जो चतुर्थ और अनिवार्य तत्व है वह है संप्रभुता। इसका अभाव उस समय भारत में था और 15 अगस्त सन 1947 के पश्चात जो संप्रभुता नामक जो तत्व है वो भारत में अंतर्निहित हो गया और भारत एक संपूर्ण राज्य राजनीति विज्ञान के टर्म में बन गया। संप्रभुता एक ऐसा अनिवार्य तत्व है जिसमें कोई भी राज्य अर्थात कोई भी देश अपने बाह्य और आंतरिक निर्णय लेने में स्वतंत्र होता है। राजनीति विज्ञान के विचारक हैं गार्नर। उनका कहना है कि राजनीति विज्ञान का आरंभ एवं अंत राज्य से होता है। मतलब अगर हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन हम करते हैं तो राज्य के विषय में अध्ययन करना हमारे लिए स्वाभाविक हो सकता है या फिर उसका केंद्र बिंदु राज्य है। राज्य के अंगों के विषय में जो गार्नर की परिभाषा है उसमें इसके जो अनिवार्य जो 4 तत्व हैं वो आसानी से हम देख सकते हैं। राजनीति विज्ञान और सार्वजनिक कानून के धारणा में राज्य संख्या में कम से कम या अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह है। मतलब राज्य की जनसंख्या बहुत कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है और उसका एक निश्चित भूभाग होगा। जैसे हम भारत की बात करते हैं उसका एक निश्चित भू क्षेत्र है, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, और बाहरी नियंत्रण से पूर्ण और लगभग स्वतंत्र हो, जैसे भारत में अभी संप्रभुता है। और एक ऐसा सुसंगठित शासन हो जिससे नागरिक का जो विशाल समुदाय है उसके आदेशों का पालन करता हो। जैसे कि भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है तो इसके अनुसार ही भारत के नागरिकों का जीवन चलता है। इस फ्लोचार्ट के माध्यम से हम राज्य के अंगों को देख सकते हैं। जो प्रथम अंग है वह है भूमि, द्वितीय है जनसंख्या, तृतीय है सरकार और चतुर्थ और अनिवार्य अंग में संप्रभुता माना जाता है। राज्य उस संगठित इकाई को कहते हैं जो एक शासन या सरकार के अधीन हो, अर्थात एक ऐसी इकाई जिसका एक शासन हो और सरकार हो वो अपने आप में संप्रभु हो, अर्थात अपने बाह्य निर्णय लेने के लिए, अपने वैदेशिक संबंध बनाने के लिए, अपने राज्य के अंतर्गत कोई भी नियम और कानून बनाने के लिए वह राज्य स्वतंत्र हो। तो यही जो शक्ति है वो उसकी संप्रभुता शक्ति कहलाती है। इसके अलावा किसी शासकीय इकाई या उसके किसी प्रभाग को भी राज्य कहते हैं। जैसे कि भारत में उत्तर प्रदेश है, यूपी आपका
उत्तराखंड है या फिर झारखंड, बिहार है, ये सब भी राज्य कहलाते हैं। भारतीय राजनीतिक चिंतन के अनुसार राज्य के अंग, ये अभी तक जो हमने पढ़े वो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के अनुसार थे, और ये जो 4 तत्व हैं ये वर्तमान में भी अनिवार्य तत्वों में या राज्य के तत्वों में हम देखते हैं। इसके अलावा भारत के जो राजनीतिक विचारक थे उन्होंने भी सप्तांग सिद्धांत दिया, मनु ने दिया है, कौटिल्य ने दिया है। सप्तांग सिद्धांत का मतलब है 7 अंगों का सिद्धांत है। कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता है, और उन्होंने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में राज व्यवस्था से संबंधित वर्णन किया है, और उनका प्रभाव भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर देखने को मिलता है। और उन्होंने कहा कि जो सप्तांग सिद्धांत है, जिस प्रकार एक शरीर को संपूर्ण शरीर बनाने के लिए पूरे शरीर के सभी अंग अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, उसी प्रकार राज्य रूपी शरीर के निर्माण के लिए भी ये 7 अंग एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसमें सबसे ऊपर आते हैं स्वामी, फिर अमात्य, फिर जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। स्वामी का तात्पर्य राजा से है। कौटिल्य का कहना है कि जो राजा है उसके अंतर्गत ऐसे गुण होने चाहिए जैसे कि एक माता पिता अपने संतान के लिए जो कार्य करता है, राजा को ऐसे कार्य प्रजा के लिए करने चाहिए जो प्रजा के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक हो। उसके अलावा जो द्वितीय तत्व इन्होंने बताया था वो अमात्य का तात्पर्य मंत्री से है। कौटिल्य का कहना है कि मंत्रियों का जो अगर निर्माण राजा के द्वारा किया जाता है तो ये मंत्री राजा के प्रशासनिक कार्यों में उसकी सहायता करते हैं, क्योंकि सारे कार्य अकेले राजा नहीं कर सकता है। कहीं न कहीं अगर वो सारे कार्य अपने हाथ में लेता है, कार्यों का विभाजन मंत्रियों में नहीं करता है, तो प्रशासनिक का जो कार्य है उसमें खामियां उत्पन्न हो जाएंगी। और दूसरी बात, इन्होंने जो अमात्य मंत्री की नियुक्ति के लिए कहा, उसमें कहा कि वे उसी राज्य के निवासी होने चाहिए। तृतीय जो तत्व है वह है जनपद। इसका अर्थ है जनजातीय जो बस्ती है, मतलब जो जनसंख्या है राज्य की, वो जो इस राज्य के एक निश्चित भूभाग में रहती है। अगला तत्व है दुर्ग। दुर्गों का निर्माण रक्षा के लिए किया जाता था, और औद्योगिक, पार्वत और धानवत और वन दुर्ग, 4 प्रकार के दुर्गों की इन्होंने बात की थी। टापू के समान चारों ओर गहरे तालाबों से आवृत स्थल प्रदेश को औद्योगिक दुर्ग कहा गया, और पर्वतों से घिरे हुए जो दुर्ग है उन्हें पार्वत दुर्ग कहा गया, और भूमि में निमित दुर्ग का धावन दुर्ग, और दलदल से घिरा हुआ जो दुर्ग है उसको वन दुर्ग कहा गया। ये दलदल से घिरा होगा और इस दलदली इलाके में जो दुश्मन देश है वो प्रवेश नहीं कर पाएगा। कोष का अर्थ खजाना है। राजा का जो कार्य है वो जन सेवा है। जो अच्छे राजा की हम बात करते हैं, कई सारे ऐसे राजा भी थे जो जनता का शोषण भी करते थे, लेकिन कौटिल्य ने कहा कि राजा को एक सेवक के रूप में या एक आपके अभिभावक के रूप में कार्य करना चाहिए। तो सेवा करने के लिए धन की आवश्यकता भी होती है, तो उस धन को एकत्रित करने के लिए राजा को अपना कोष बढ़ाना पड़ेगा, और वह कोष नागरिकों के ऊपर विभिन्न प्रकार के कर लगाकर लिया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के टैक्सेस इसमें लगाए जा सकते हैं, और जो भी कर राजा के द्वारा जनता पर लगाया जाएगा, लोगों पर लगाया जाएगा, वो जनता के ऊपर बोझ नहीं होना चाहिए। जनता उस कर को आसानी से दे सके, इस तरीके के कर जनता पर लगाए जाने चाहिए। अगला है दंड। दंड का मतलब यह न्याय से संबंधित टर्म है। इसका तात्पर्य है कि समाज में न्याय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राजा के द्वारा दंड भी दिया जाना चाहिए, ताकि जो दूसरे नागरिक हैं वे यह देख सके कि कोई भी अपराध करने पर किस तरीके से हमें पीड़ा उत्पन्न हो सकती है, या राजा के द्वारा दंड प्रदान किया जा सकता है, और समाज में जो व्यभिचार है, जो बुराई है, उसमें कमी आएगी। कौटिल्य ने राज्य के जो अंतिम तत्व है उसमें मित्र को शामिल किया है। उनका कहना है कि जिस प्रकार वर्तमान में भी आप लोग देखते हैं कि जब कोई आपको परेशानी होती है या बहुत बड़ी ऐसी समस्या आ जाती है, आपको लगता है कि घर हम जाएंगे तो अगर पापा को बताया, मम्मी को कोई प्रॉब्लम बताई और पता चला मम्मी ने 2 थप्पड़ लगा दिए, पापा ने 2 थप्पड़ लगा दिए, तो आप सबसे पहले कोशिश करते हो कि अपने मित्र को फ़ोन किया जाए, फ्रेंड को फ़ोन किया जाए और तुरंत उससे मदद ली जाए या सलाह ली जाए। तो उसी तरीके से कौटिल्य ने कहा कि जो कठिन परिस्थितियां होती हैं, चाहे वो राज्य में कोई विपदा आ जाए या दूसरे राज्य का आक्रमण हो जाए, तो ऐसी स्थिति में मित्र का जो कार्य है वो उस विजिगीषु राजा को सहायता देने का है। विजिगीषु का मतलब प्रत्येक राज्य का ये प्रयास होता था कि वो दूसरे राज्य पर आक्रमण कर उसके भू क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला ले, अपने राज्य के क्षेत्र में मिला ले। तो ऐसी परिस्थिति में जो मित्र है वह विजिगीषु राजा को सहायता करेगा। अब इस फ्लोचार्ट के माध्यम से हम आसानी से कौटिल्य के राज्य के अंगों को देख सकते हैं। तो सर्वप्रथम जो है अंग वह है स्वामी, स्वामी अर्थात राजा। द्वितीय है अमात्य, अमात्य अर्थात मंत्री।
तृतीय है जनपद, अर्थात जिस भू क्षेत्र में जनसंख्या रहती है। चतुर्थ है आपका दुर्ग, उसके बाद कोष, कोष मतलब कर के द्वारा जो कोष का भंडारण किया जाता है। दंड अर्थात न्याय व्यवस्था, और सातवां और अंतिम जो तत्व है वो है मित्र। इस प्रकार हम देखते हैं चाहे पाश्चात्य राजनीति विचारक हो या भारतीय, दोनों ने ही माना कि राज्य के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो भी आवश्यक दशाएं हैं वे सभी राज्य के अंग के रूप में आते हैं, और ये सभी राज्य के अंग एक राज्य का निर्माण करते हैं और राज्य के अस्तित्व को बनाए रखते हैं। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।